आज का हमारा चैप्टर है पीस। पीस का क्या मतलब होता है? शांति। और शांति कितना क्यों नहीं मानती? शांति अच्छी चीज है, बुरी चीज है? ठीक है। वेदिका बैठी थी, मैंने मुक्की मार दी उसको। ठीक है। मुक्की मार दी, वेदिका ने कहा नहीं मैं तो शांति रखूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं फिर मुक्की मार दी। मैं मुक्की मारती जा रही हूँ। तो भी पीस सही चीज है। पहली मुक्की तक ठीक है, आगे की मुक्कियां नहीं बढ़नी चाहिए। तो पीस की हर किसी के लिए अपने मीनिंग होते हैं। देयर वर पीपल लाइक महात्मा गांधी हु वर हाई प्रमोटर ऑफ पीस। देयर वर पीपल लाइक फ्रीडरिश नीत्शे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कहते थे वॉर होनी चाहिए, जो लड़ाई करता है वही जीतता है, उसी की चलती है। ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी माइंडसेट्स हैं पीस को लेके। कई बार कहते हैं कि लड़ाई करनी पड़ती है ताकि शांति आ सके। जैसे हमारे देश ने आंदोलन किए तब जाके देश में शांति आई, आजादी आई। ठीक है। बट वहीं भी महात्मा गांधी थे जो कह रहे थे कि शांति पूर्वक करो जो करना है। तो देयर वर वेरियस थॉट्स जिससे जो है पीस की डेफिनेशंस निकलती है। पीस के फेवर में भी काफी लोग होते हैं, अगेंस्ट में भी। तो हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। पेज नंबर 130 पे आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ। जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस, ह्यूमन राइट, पीस ऑल्सो एक बजवर्ड है, लोग बहुत यूज करते हैं। बजवर्ड इज समथिंग विच इज यूज्ड ऑफन। लास्ट लाइन मार्क कर लीजिएगा। मेनी इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ द पास्ट रोट अबाउट पीस इन नेगेटिव टर्म्स। तो कई लोगों ने पीस को लेके काफी नेगेटिव लिखा है। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा फेमस जो थे वो थे फ्रीडरिश नीत्शे। उन्होंने क्या कहा कि वॉर होनी चाहिए। आपसे पेपर में पूछ लेंगे फ्रेडरिश नीत्शे का क्या कहना था। तो ही वाज वन पर्सन जो वॉर को काफी ग्लोरीफाई करते थे। वो कहते थे कि वॉर होनी चाहिए, और वो कहते थे पीस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज झगड़ा होगा, झगड़े में कोई एक सिविलाइजेशन जीतेगी और फिर आगे जो है शांति प्रिवेल होगी। तो शांति प्रिवेल करने के लिए भी झगड़ा करना पड़ता है। उसी तरह काफी सारे और थिंकर्स थे जो पीस के फेवर में नहीं थे। इसमें एक और नाम आता है इटालियन सोशलिस्ट थ्योरिस्ट विल्फ्रेडो परेतो। मन मार्कर में याद रख लीजिएगा। उन्होंने भी कहा था कि अगर हम जो हैं आर्ग्यू दैट पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू यूज फोर्स, जो लोग अपनी चलाते हैं, जो लोग झगड़ा करते हैं, जो लोग वॉर करते हैं या फिर अपनी डोमिनेंस रखते हैं, उन्हीं लोगों की जो है वो चल के ही आगे समाज में ऊंचे लेवल पे पहुंचते हैं। तो अगर आपको समाज में ऊंचे लेवल पे जाना है तो आपको झगड़ा करना होगा। वो शेर पट्टे होते हैं जो लड़ाई करते हैं, दे आर लायंस। समझ में आया? दिस इज नॉट टू सजेस्ट द कॉज ऑफ पीस हैड नो चैंपियन। इसका मतलब ये नहीं है कि पीस का कोई प्रमोटर नहीं है या पीस को फेवर करने वाला कोई नहीं है। इनफैक्ट इट ऑक्यूपाइड अ सेंट्रल प्लेस इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन। बहुत सारे धर्म, जितने भी धर्म है, चाहे आप मेजर जितने भी, चाहे जोरास्ट्रियनिज्म है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, ये सारे पीस को ही प्रमोट करते हैं। हर धर्म में शांति को ही आगे बढ़ाया गया है, उसके बारे में बोला गया है। अच्छा। द मॉडर्न एरा टू हैज विटनेस आर्डेंट एडवोकेट्स ऑफ पीस। बहुत सारे फॉलोअर्स ऑफ पीस भी रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम है महात्मा गांधी का। ठीक है। एंड इसके अंदर जो है, however the contemporary preoccupation with peace can be traced to the atrocities of 20th century। आज की डेट में पीस वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं? पीस आज की डेट में जो है, कोरोना वायरस, ठीक है, वाटर का प्रॉब्लम, न्यूक्लियर अटैक होने का प्रॉब्लम, इंटरनेट में लोग हैकिंग कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम। ठीक है। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वायरसेस छोड़ रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री का डेटा हैक कर रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज छीनने की कोशिश कर रही है, चाइना जो है बॉर्डर बना रही है। इन सब से क्या हो सकता है? इन सबसे फिर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन फिर आ सकती है जहाँ पे आपकी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। आजकल लोगों की टॉलरेंस कम हो गई है। लोग पार्किंग जैसे बहुत छोटे से इशू पे एक दूसरे को मारने को तैयार बैठे हैं। ठीक है। तो हमें ये पीस स्टडीज अपने आप में कॉन्सेप्ट आया है। एक ये नया लाइन है, आप लोग 12th के बाद फॉलो भी कर सकते हो, महात्मा गांधी एंड द पीस स्टडी, गांधीयन पीस स्टडीज। आप लोग इसके अंदर बहुत सारी स्टडीज कर सकते हो पीस स्टडी में। ये एक नया करिकुलम बन के आ रहा है, जिसके अंदर आप इसको पढ़ाई करके यूएन का पार्ट, WHO पार्ट, WTO का पार्ट तक भी बन सकते हो। यूएन में तो खासकर आप बन सकते हो इसका पार्ट, एंड वर्ल्ड लेवल पे आप प्रमोट कर सकते हो। आप और कॉलेजेस के अंदर भी एज अ टीचर, गेस्ट लेक्चरर लग सकते हो, बिकॉज एकदम नई फील्ड एंटर हुई है पीस स्टडीज। तो ये क्यों एंटर हुई है? क्योंकि वर्ल्ड में लड़ाई होने के खतरे बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है। आप चाहे गली के लेवल पे लो, एक घर के लेवल पे लो, चाहे आप एक सोसाइटी के लेवल पे लो या कंट्री के लेवल पे लो,
हर जगह पे लड़ाई झगड़े होने के, वॉर होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो इन सबको रोकने के लिए हाउ कैन यू प्रमोट पीस, हाउ कैन यू एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आप पीस कैसे प्रमोट कर सकते हो। आप वो लोग जो झगड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, आप उनके आगे सामने क्या आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो, वो इस चैप्टर के द्वारा समझाया गया है। समझ आया? ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड इज अगेन एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। कभी भी आप देखोगे इंसान वैसे ही झगड़ने को तैयार बैठा है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो पीस आज की डेट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीछे में बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन हमारा पार्टीशन जो है वो अगेन वो बहुत खतरनाक चीज़ रही थी। ज्यूज के साथ जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। पीस नहीं था, वॉर थी, इस वजह से लाखों करोड़ों लोग मर गए। तो इसीलिए हाँ, आपने फासिज्म, नाजिज्म, इन वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, पार्टीशन के बारे में सुना होगा। ये सब क्या था? अगर पीस होता, सब जगह पे शांति होती, तो ये सब चीजें ही नहीं होती। पर ये सब शांति नहीं थी, इसलिए ये सब वॉर्स वगैरह हुई। Many of the aforesaid calamities involved in the use of advanced technology to wreak havoc on the unprecedented scale. ये जितने भी हमने फासिज्म, नाजिज्म, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, इन सब ने कैलामिटीज ने, इन सब दुखी घटनाओं ने जो है पूरी दुनिया पे मासिव स्केल में बहुत ज्यादा नुकसान किया था। ठीक है, तो इस वजह से हमें आज की डेट में पीस का इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। Germany carpet bombed London during the Second World War and the British responded by sending 1,000 bomber raids to attack German city. तो जर्मनी ने यहाँ से इंग्लैंड पे बॉम्ब छोड़े, इंग्लैंड ने यहाँ से आर्मी, तो जर्मनी ने यहाँ से बॉम्ब भेजे, फिर ब्रिटेन ने रिस्पॉन्स में काफी सारे बॉम्बिंग करी। द वॉर एंडेड विद यूएसए ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑन हिरोशिमा नागासाकी। न्यूक्लियर बॉम्ब जो छोड़ा गया, न्यूक्लियर कह रही हूँ मैं, एटॉमिक बॉम्ब जो छोड़ा गया था, एटलीस्ट उसमें 1,20,000 लोगों की हत्या हो गई थी। एंड न्यूक्लियर रेडिएशन से और भी बहुत सारे लोग मरे थे। एंड इसमें जो क्या हुआ, ये जो वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बॉम्बिंग हुई, इसमें जो ज्यादातर लोगों की हत्या हुई, मृत्यु हुई, वो आम जनता थी। वो एक्चुअली में वॉर में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे, वो तो आम जनता घर में बैठी थी, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पीस, ये वॉर, ये सब कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉर जो है वो सिर्फ उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो आपके घर तक आके आपको भी नुकसान पहुंचाती है। तो हमारे लिए बेटर है, वॉर करने से बेटर है शांति से सारे काम निपटा लो। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 131। फास्ट तो नहीं हो रहा अर्णव? ठीक है। The post-war decades were marked by intense rivalry between superpower US and communist USSR। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी दो बड़े शासन बन गए, दो बड़े पावर ब्लॉक्स बन गए थे। यूएस कह रहा था मैं कैपिटलिज्म करूंगा, यूएस कह रहा था आप सब मुझे ज्वाइन कर लो, सारी कंट्रीज मेरे मेरे आइडियल्स पे चलो। यूएसएसआर मतलब रशिया, वो कह रहा था सोशलिज्म करूंगा, आप लोग मेरे थॉट प्रोसेस पे चलो। तो दो बड़ी कंट्रीज बन गई थी और एक और वॉर का डर बैठ गया था कि यूएस और रशिया मिलकर आपस में झगड़ा ना कर ले। सिंस न्यूक्लियर वेपन्स हैड बिकम द न्यू करेंसी ऑफ पावर, आज की डेट में बहुत सारे प्रमुख देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्बिंग है, न्यूक्लियर पावर है। तो अपनी ताकत दिखाने का तरीका ये है कि मैं तुझ पे न्यूक्लियर पावर छोड़ दूंगा, और वो कहता है मैं तुझ पे छोड़ दूंगा। अगर न्यूक्लियर वॉर सच में हो गई तो कंट्रीज की कंट्रीज पूरी खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी। ठीक है ना? बोथ कंट्री बिगेन टू मेक एंड स्टॉकपाइल देम ऑन लार्ज स्केल। तो यूएस एंड यूएसएसआर ने अपनी पावर दिखाने के लिए खूब सारे न्यूक्लियर वेपन बनाए, और उनकी देखा देखी और सारी कंट्रीज ने भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर बना लिए, जिसके अंदर सबसे फेमस है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऑफ अक्टूबर 1962 was a particularly dark episode in the unfolding of military competition। अब इन्होंने क्या करा, यूएस ने, इन्होंने क्यूबा जो है साउथ अमेरिका में एक जगह है, वैसे तो साउथ अमेरिका का पार्ट पड़ता है, बट क्यूबा जो है वो, उसकी थोड़ी सी लड़ाई है यूएस के साथ, वो उसकी कंट्री होते हुए। तो उन्होंने क्या करा, वहां पे रशिया वालों ने अपनी बॉम्बिंग सेट कर ली थी, एंड ये बात यूएसए को पता चल गई। ठीक है, तो यूएस और यूएसएसआर में इतना तनाव बढ़ गया कि किसी भी टाइम बॉम्बिंग हो सकती थी, किसी भी टाइम झगड़ा हो सकता था, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती थी। तो सारी कंट्रीज डरी बैठी थी कि अब क्या होगा। इट बिगेन व्हेन अमेरिकन ये कब शुरू हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, एक सेकंड होल्ड करना। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो कब से शुरू हुआ, जब अमेरिकन स्पाई, जो अमेरिकन जासूस के प्लेन्स थे वो उड़ रहे थे, और उन्होंने जो है क्यूबा पे देखा कि जो सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल है, रशिया के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो क्यूबा में प्लेस हो रखी हैं। तो
तो यूएस को बड़ा गुस्सा चढ़ा और उन्होंने जो है क्यूबा को पूरा ब्लॉक कर दिया और बोला कि हम यूएसएसआर के अगेंस्ट एक्शंस लेंगे अगर आपने अपनी मिसाइल्स नहीं हटाई। तो उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर का बस ऐसा सीन हो गया था कि कभी भी वॉर हो सकती है और सारी कंट्रीज को डर लग गया था। ये 2 हफ्ते तक सीन चला था, बट ऑलमोस्ट ऐसा हो चुका था कि अब मानवता खत्म होने वाली है, पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। पर बाय डिफॉल्ट या बाय चांस फिर यूएसएसआर भी मान गया, फिर यूएस भी शांत हो गया, तो सारा मामला वहां पे सॉर्ट आउट हो गया, बिकॉज थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन में कोई भी कंट्री नहीं थी। So if people praise peace today, that is not merely because they believe it to be a good idea. Humanity has learned to value peace after paying a huge price for its absence. ऐसा नहीं है कि आज हमें शांति शांति बहुत पसंद आ रही है, या यूएस बहुत अच्छा था, या यूएसएसआर बहुत अच्छा था कि उन्होंने झगड़ा नहीं करा। एक सेकेंड होल्ड करना। यूएस बहुत अच्छा था या यूएसएसआर बहुत अच्छा था, बल्कि वो देख चुके थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो चुका है, वो जान चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो चुका है, वो जानते थे कि अगर अब हमने वॉर करी तो क्या होगा। तो उस डर की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत नुकसान देख चुकी थी ये कंट्रियां, इसलिए अभी और नुकसान झेलने की हिम्मत में नहीं थी, इसलिए इन्होंने पीस को एक्सेप्ट किया और उसको ज्यादा वैल्यू किया। द स्पेक्ट्री ऑफ ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू टू हॉन्ट अस। आज भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो घटनाएं हैं, पार्टीशन की जो घटनाएं हैं, जूस को जो मारा गया था उनकी जो घटनाएं हैं, वो भी लोगों को हॉन्ट कर दी हैं, जो लोग आज जिंदा हैं, जिन्होंने वो समय देखा है। Today, life is more insecure than ever before as people everywhere face growing threat from terrorism. आज जो है टेररिज्म पहले से कई गुना बढ़ चुका है। आज हमें नहीं पता कि टेररिज्म कभी भी किसी भी कंट्री से हमें कब अटैक हो जाए, वी रियली डोंट नो। तो आज की डेट में चाइना से भी हम डरते हैं, हम पाकिस्तान से भी थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि कब कहाँ से कौन सी पावर हमसे लड़ने बैठ जाए। तो इनसिक्योरिटीज आज की डेट में बढ़ चुकी है, इसलिए पीस का प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है पूछो। समझ में आ गया? पूछो। सामने से कंट्री वॉर करे या सामने से कंट्री अगर स्टेप ऐसा ले रही है, जैसे कि चाइना ने हमारे जो इंडियन सोल्जर्स उन पर अटैक किया था, कुछ कहानी आई थी ना अभी थोड़ी देर टाइम पहले। हाँ, उसमें आप जो है उनको थोड़ा सा वार्निंग दे सकते हो फर्स्ट। अगर वो वार्निंग के बाद भी ऐसा हरकत करता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिप्लाई बैक, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। पर वर्ल्ड लेवल पे जो पहला स्टेप था चाइना का, उसी को कंडेम करना चाहिए था वर्ल्ड लेवल पे कि आपने ये करा जो है वो गलत करा है। ठीक है, तो ये तो फिर पहले तो वर्ल्ड लेवल पे प्रेशर बनाया जाता है उन कंट्रीज पे जिन जो वॉर पे आने वाली हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल का प्रेशर क्रिएट किया जाता है, अगर फिर भी ना माने फिर वॉर हो ही जाती है। अब हाँ, तो वार्निंग दी थी, फिर हमने भी जाके यहाँ से स्ट्राइक वगैरह तो कुछ किया था, सर्जिकल कुछ हुआ था। क्योंकि उस वक्त क्या था, कोरोना वायरस का इशू बहुत प्रॉपर था। इंडिया का मेजर रिसोर्स इस वक्त मेडिसिन के चक्कर में लगा हुआ है, मेजर फाइनेंशियल रिसोर्स हमारा डाइवर्ट हो रखा है हेल्थ की तरफ। हम एक साथ 2 जगह के खर्चे मतलब हैंडल ही नहीं कर सकते। एक तो कोरोना वायरस का टेंशन, ऊपर से अगर हम वॉर कर ले तो ये हमारे भी लिए भी नुकसानदायक है और उस कंट्री के लिए भी, चाइना के लिए भी नुकसानदायक है। वैक्सीन निकल गई है, आज न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आया है, जितने भी फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, पुलिसमैन एंड डॉक्टर्स, इनको पहले मेडिसिन मिलेगी। स्कूल नहीं खोल रहे? कह रहे हैं। मैं भी मत करो, और 11th का ऑनलाइन ही होगा। द मीनिंग ऑफ पीस, शांति का मतलब अंडरलाइन कर लेना। पीस इज ऑफन डिफाइंड एज एब्सेंस ऑफ वॉर। हम क्या कहते हैं, शांति है, शांति का मतलब है झगड़ा नहीं है, बट ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। मतलब कि मैं और पाकिस्तान, मैं मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज झगड़ा नहीं कर रहे हैं, पर क्या हमारी कंट्रीज के बीच में शांति है या अभी भी कुछ है नोक झोंक?
या पूरी तरह से मामले सेटल है इंडिया और पाकिस्तान के? इश्यूज है। हम वॉर नहीं कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में बहुत पीस है, बहुत शांति है। ठीक है। ऐसे ही इंडिया और चाइना वॉर नहीं कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया और चाइना की बहुत अच्छी दोस्ती यारी चल रही है, बहुत शांति है इन दोनों के बीच में, कोई मुद्दा ही नहीं है। So it is a very narrow definition. It is a very small definition which says peace is often defined as absence of war. It is not a correct definition. The definition is simple but misleading. This is because war is usually equated with the armed conflict between the country. हमारे हिसाब से वॉर का मतलब यही है, गोलियां चला दी, चक्कू मार दिए। ठीक है, ये सब जरूरी नहीं है कि वॉर का मतलब यही हो। आपकी ट्रेड वॉर हो सकती है, कि आप एक कंट्री का माल नहीं खरीद रहे हो जबरदस्ती, चाहे सारी चीजें ठीक है उसमें फिर भी नहीं ले रहे हो। तो बहुत तरीके की वॉर हो सकती है। However, what happened in Rwanda or Bosnia was not a war of this kind, yet it represented the violation of cessation of peace. While every war lead to the absence of peace, every absence of peace need not to mean absence of war. इसका मतलब क्या है कि जब भी झगड़ा होगा शांति तो भंग होगी। ठीक है, पर अगर शांति है, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर ही अंदर कोई झगड़ा नहीं है। समझ आया इस बात का मतलब कि नहीं? जब जब झगड़ा होता है तो क्लियरली दिखता है कि शांति खत्म हो गई, पीस खत्म हो गई। बट जस्ट बिकॉज शांति है, कोई झगड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े के मुद्दे नहीं है उनके बीच में, ये सब कुछ रिजॉल्व है। समझ आया? कई बार यारों दोस्तों में भी होता है, फैमिलीज में भी होता है, ऐसी कंट्रीज के बीच में भी होता है कि दो लोग आपस में पसंद नहीं करते एक दूसरे को, वो सामने बैठे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच में पीस है। हो सकता है उनके बहुत सारे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं है। ऐसे ही कंट्रीज का भी होता है। समझ आ रही है मेरी बात? हवा में जा रही है? ठीक है। The second step in defining peace would be to see if as it as an absence of violent conflict of all kinds, including war, riot, massacre, assassination, or simply physical attack. तो जब आप किसी भी तरीके के फॉर्म में कोई भी तरीके का अटैक नहीं कर रहे हो, उसको भी पीस कह सकते हैं। जैसे कि कोई वॉर नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई मैसेकर नहीं है, कोई गोलियां नहीं चल रही है, कोई फिजिकल अटैक नहीं है। येट ये डेफिनेशन भी पूरी नहीं है। वायलेंस इज ऑफन रूटेड इन द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। आप ये नहीं कह सकते पीस जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े को कहते हैं, पीस जो है या वॉर जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े को कहते हैं। कई बार क्या होता है कि आप देख सकते हो कि आपकी फैमिली के अंदर भी, या फिर आप कह सकते हो आपकी सोसाइटी के अंदर भी, कुछ जाति के लोगों को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, कुछ जाति के लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होगा। किसी जेंडर के लोगों को, जैसे आदमी और औरत में हो सकता है आदमी को किसी चीज में बेटर प्रिविलेज मिल रहा होगा एज कम्पेयर टू वेमेन। ठीक है। औरत को उसी चीज के लिए दबाया जा रहा होगा, आदमी को कहा जा रहा होगा जा बेटा घूम ले। वहीं पे बेटी गएगी तो बेटी को मना कर देंगे नहीं जाना, है ना? तो जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, ठीक है, हो सकता है आप किसी रेस्टोरेंट में एंटर करने जाओ, आपके कपड़े देख के आपको एंटर करने दे दें। मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे बिल्कुल झल्ले से, मुझे मना कर दें कि तेरे पास पैसा क्या होगा, तू तो बन के ऐसी आई है, तेरे पास तो पैसे होंगे नहीं, तुझे यहाँ पे एंट्री करने का भी हक नहीं है। हो जाता ना कई बार, हम लोगों को उनके कपड़ों से जज करने लगते हैं और उनके साथ इनइक्वालिटी करते हैं। तो इनइक्वालिटी भी इज अ फॉर्म ऑफ एब्सेंस ऑफ पीस। अगर आप किसी के साथ इनइक्वालिटी कर रहे हो, वो भी शांति को भंग करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके साथ गलत हो रहा है उसके मन में चिढ़ आ जाएगी। ठीक है। So violence is often rooted in the very structure of the society, social institution and practices that reinforce entrenched inequality. Caste, class and gender can also cause injury in the subtle and invisible ways. जब आप किसी के साथ भेदभाव करते हो किसी भी तरीके का, जात के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, तो भी उसके मन में जो है किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। If any challenge is made to these hierarchy or oppressed classes, it may also breed into conflict. अगर लड़की बोल दे कि हाँ जी भाई को तो आप जाने दे रहे हो रात रात को, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगर एक जात बोल दे, एक जात के लोग बोल दे कि आप इस जात वाले को तो अलाउड कर रहे हो, मुझ जात वाले को इस मंदिर में अलाउ नहीं कर रहे हो, झगड़ा हो जाएगा। अगर लड़की बोल देगी आप सबरीमल्ला मंदिर के अंदर आदमियों को एंटर करने दे रहे हो, औरतों को एंटर नहीं करने दे रहे हो, झगड़ा हो जाएगा। अगर मेरे को वो बंदा एंटर नहीं करने दे रहा जस्ट बिकॉज उसे लग रहा है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एंटर नहीं कर सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं अगर रिप्लाई बैक कर दूँ तो झगड़ा हो जाएगा। तो आप जो है अगर किसी के साथ इनइक्वालिटी कर रहे हो और उसमें रिप्लाई बैक आ जाता है, तो भी झगड़ा होने के चांसेस
होते हैं। तो पीस वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ मे प्रोड्यूस लार्ज स्केल इविल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरह के फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस होते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पीस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लड़ाई नहीं हो रही है, पीस का मतलब होता है कि कोई इनइक्वालिटी भी नहीं हो रही है। समझ आया? अगला क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर का आने वाला है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस ये का मतलब होता है किस तरह से आपके समाज में, ठीक है, इन वेरी योर ओन वेरी सोसाइटी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज देखते हो। ठीक है, बहुत तरीके की इनइक्वालिटीज है जो इंसान के लेवल पे, उसके माइंड पे हैम्पर करती है। पहली चीज, द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। सबसे पहला फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है कास्ट सिस्टम, जिसमें आप सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल को, सर्टन पीपल ऑफ कास्ट को अनटचेबल ट्रीट करते हो। ये अस्पर्शीय है, इसका हाथ इस पे लग गया है, ये चीज जो है वो अछूत हो गई, इसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है, so the traditional caste system treated certain group of people as aspersion or untouchable till it was outlawed by the constitution of independent India। जब तक हमारे देश के संविधान ने उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन को बैन नहीं करा था, तो बहुत सारे लोगों को, स्पेशली स्पेसिफिक कास्ट वाले लोगों को अनटचेबल ट्रीट किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सब्जेक्टेड देम टू सोशल एक्सक्लूजन। इस अनटचेबिलिटी की वजह से उनको समाज से काट के रखा जाता था और उन्हें बहुत चीज़ों से डिप्राइव किया जाता था कि आपको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस जात से हो। द कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग। आज भी जो है कई कई जगहों में ये जातियों का भेदभाव देखा जाता है, स्पेशली गांव के रीजन में देखा जाता है। हाँ बेटा। इन द डेवलपिंग कंट्री अ majority ऑफ लेबरिंग क्लास आर confined। ये आपका लगे यहाँ तक। ये द कंट्री स्टिल स्ट्रगलिंग टू इरेज द स्कार्स एंड रेलिक ऑफ दिस अगली कस्टम। आज भी कोशिश करी जा रही है कि ये भेदभाव को खत्म किया जा सके। ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है। समझ आया? क्लियर है? फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस आपकी इनइक्वालिटीज हैं कि किस किस आधार पे हमारे अपने समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है हमें। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना, मैं लाइट बंद करूँ। तो फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब होता है कि आपके समाज में किस तरीके की इनइक्वालिटीज है जो लोगों के अंदर भरती जा रही है गुस्से को। तो सबसे पहली है जात के हिसाब से। हम कुछ कम्युनिटी को, कुछ कास्ट वालों को जो है कई साल तक हमारे देश में अनटचेबल की तरह ट्रीट किया गया था कि आप इस चीज को हाथ नहीं लगाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, टिल द टाइम हमारे संविधान ने किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन को बैन नहीं कर दिया था। तो हमारे संविधान जब आया तो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आप किसी को अनटचेबल नहीं बोल सकते, किसी को इल ट्रीट नहीं कर सकते। फिर भी आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे गांव के इलाके हैं जहां पे इल ट्रीटमेंट जो है, जात के हिसाब से इल ट्रीटमेंट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, क्योंकि जब ये लोग आवाज उठाएंगे तो बहुत दंगे मचाएंगे। समझ आया? सेकेंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है, इसी की एक लाइन छोड़ के, आपका क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी। क्लास एक होती है कास्ट, आपकी जात, आपकी क्लास होती है आपकी जेब में पैसा। शहरों में जो आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वो लेबर क्लास और हाई रिच क्लास, अमीर गरीब का फासला देखने को मिलती है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है, जो लेबर क्लास है उनको इनफॉर्मल सेक्टर में रखा जाता है, जहाँ पे उनकी कमाइयाँ इतनी अच्छी नहीं होती, रहने का तरीका इतना अच्छा नहीं होता, उनको 100 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। प्लस उन्हें समाज में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उनको जो है ऐसे देखा जाता है कि पता नहीं कौन है ना। वहीं पे आपके जो रिच क्लास होंगे सब उनके पास जाना चाहेंगे, उनके साथ बैठना चाहेंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे और सारी सर्विसेज उनको मिलेंगी। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है, क्लास के हिसाब से, आपकी जेब के पैसे के हिसाब से। मैं इस चैप्टर की फोटोज भेज दूंगी, अंडरलाइंड है। थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है पेट्रियार्की, जहां पे एक मर्द को, बेटे को, पति को ज्यादा वैल्यू मिलती है एज कंपेयर टू वुमेन इन जनरल। तो पेट्रियार्की इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के अगेंस्ट। इसमें जो है, आप सबसे पहला जो डिस्क्रिमिनेशन वुमेन फेस करती है, अबॉर्शन। लड़की पैदा हो रही है, मरवा दो। ठीक है, एडिक्वेट नरिशमेंट नहीं मिलता है। लड़के को, हमारे लड़के को एक कटोरी दो, लड़की को आधी कटोरी दो, ये एक कटोरी खा के क्या करेगी? ठीक है, लड़के ने तो हमारा वंश चलाना है, लड़के ने तो हमारा घर चलाना है आगे। ठीक है, देन एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड। लड़की को जो है आप जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दो, लड़के को आप प्राइवेट में पढ़ा दो। ठीक है,
या फिर लड़की स्कूल जाके क्या करेगी, लड़के को स्कूल भेज दो, लड़की ने तो आगे किचन ही संभालनी है, स्कूल जाके क्या करेगी। चाइल्ड मैरिज हो गई, 15 साल की शादी करा दो, ठीक है। वाइफ बैटरिंग, बीवी की पिटाई होती है तो होती रही, तो हर जगह होती है, कर लो पिटाई। डाउरी रिलेटेड क्राइम, इतना दहेज नहीं लाई, जला दो। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है जी, आज क्या कपड़े पहन कर आई है, आओ जरा ऑफिस में तुम्हें ताड़ लूं। रेप, ऑनर किलिंग, ये सब चीजों की प्रॉब्लम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। जब लड़की इन चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाएगी तो भी झगड़े होंगे, ठीक है। प्लस इंडिया के अंदर औरतों का इतना बुरा हाल है, फीमेल सेक्स रेशियो इतनी खराब है। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे देश में 1000 लड़के पैदा होते हैं तो 933 लड़कियां हैं, तो लड़के इतने पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां इतनी पैदा हो रही हैं, तो लड़कियां ऑलरेडी कम है लड़कों से एनी डे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का है, colonialism. Colonialism, in the sense, prolonged the direct subjugation of people in the alien rule is now a rare phenomenon, but the ongoing Palestinian struggle against the Israeli domination shows it has not disappeared completely. इसका क्या मतलब है कि पहले किस तरीके का स्ट्रक्चरल वायलेंस होता था, अब तो खैर ये नहीं रहा इतना, कि जहाँ पे एक देश दूसरे देश पे साम्राज्य करता था। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटेन ने आके हमें अपना गुलाम बना लिया, जिन जिन कंट्रीज को, स्पेशली आपका एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने गुलाम बनाया, उनके साथ इल ट्रीटमेंट करते थे, उनको छोटा महसूस करवाते थे हर वक्त कि आप हमारे गुलाम हो, आप छोटे हो, ठीक है, आप लोगों में कल्चर नहीं है। तो ये चीज बहुत खराब थी। दो अब ये काफी कंट्रीज में नहीं रहा है ये सब सिस्टम, बट स्टिल इसराइल के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर दंगे चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, उसमें यूएस और यूएसएसआर अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप ये कॉलोनियलिज्म इफेक्ट देख सकते हो, जहाँ पे पैलेस्टीन के और जो आपके इसराइल के लोग हैं वहां पे वो दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो नीचे महसूस कर रहे हैं अपने से, उनको कोई जगह नहीं मिल रही कहीं जाने की। And the most important form of violence still practicing today, still existing today is racism. रेसिज्म क्या होता है, काला गोरा, ठीक है। तो अफ्रीकन है तो तू स्लेव है, तो गोरा है तो तू अच्छा है, ठीक है। अमेरिका वालों का नाई, दर्जी, धोबी, कोई भी आ जाएगा, हम उसके साथ ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी, ठीक है, एकदम बढ़िया सी फोटो आनी चाहिए, बहुत इज्जत देंगे क्योंकि वो गोरा है, ठीक है, तो हम उसे फॉरनर मान लेते हैं। एक अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी आके खड़ा हो जाएगा और हमें नहीं पता नहीं अफ्रीका का प्रेसिडेंट है या कुछ है, तो हमें ऐसा लगेगा चोर चोर जा रहा है, उससे हम दूर भागने की कोशिश करेंगे। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, हम रेसिज्म करते हैं। लड़की गोरी है तो अच्छी है, काली है तो बेकार है, करते हैं कि नहीं। हमारे फ्रेंड ग्रुप में अगर कोई लड़का काला है तो हम उसे कालू कालू करके बात करते हैं, है ना। वेदिका रेसिज्म करती है ना तुम भी अपने कालू के साथ, फिर भी तुम उसके लिए कालू यूज करती हो, रेसिस्ट यू आर, ठीक है। तो रेसिस्ट आप हो जाते हो जिसमें आप भेदभाव करते हो जस्ट बिकॉज रंग के आधार पे, स्किन के आधार पे। कम्युनलिज्म करते हो जात के आधार पे, ठीक है, कम्युनिटी के आधार पे। पंजाबी पंजाबी का फेवर करेगा, बनिए बनिए का फेवर करेगा, ठीक है, मारवाड़ी मारवाड़ी का फेवर करेगा, बंगाली बंगाली का फ्लेवर फेवर फ्लेवर कह रही हूँ फेवर करेगा, गुजराती गुजराती। तो आप अपनी कम्युनिटी के हिसाब से भी फेवर करने लगते हो और बाकियों को इल्ट्रीट करने लगते हो। ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चरल वायलेंस है। अगर मैं अगर मैं गुजराती हूँ और मैं बंगाल के इलाके में जाके रहने लग गई हूँ, तो सारे बंगाली एक तरफ हो जाएंगे और मुझ गुजराती को ऐसा फील करा देंगे जैसे कि मैं तो कुछ हुई नहीं वहां पे। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है। इतना समझ में आया। Though the notion that humanity can be divided into distinct races is scientifically spurious, it has been used to justify insidious practice such as Negro slavery in USA. तो यूएस के अंदर रेसिज्म के तहत कि यूएस के लोग तो गोरे हैं और जो काला है उसको भगवान ने गुलाम बनने के लिए ही बुलाया बनाया है। तो ये थ्योरी चली थी, इस चक्कर में उन्होंने सारे जितने भी अफ्रीकन लोग थे उनको स्लेव बना डाला था, ठीक है। और ज्यूस को इस बेसिस पे हिटलर ने मरवा दिया था क्योंकि ये ज्यू हैं, इन्होंने जो है जीसस क्राइस्ट को मारा है, तो सारे ज्यूस को मरवा दो, सारे ज्यूस गंदे, ठीक है। तो पहले ना ये लोग इस चीज का फायदा उठाते थे कि ये जो रेस है, लोगों का रंग खून, इनके बेसिस पे आप लोगों को मार सकते हो, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है आज भी कई जगहों पे देखा जाता है, स्पेशली एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में। अगर आप हिंदुस्तान छोड़ के किसी बाहर के फॉरेन कंट्री में जाके सेटल्ड हो, आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस तरीके का इल ट्रीटमेंट जरूर फेस करोगे, जहाँ पे जस्ट बिकॉज यू आर एन एशियन आपके साथ इल ट्रीट होगा, एंड दे विल टेल यू गो बैक टू योर कंट्री, यू डोंट बिलोंग टू आवर कंट्री। ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है,
कल को आप हिंदुस्तान छोड़ के किसी और देश में जाके सेटल होते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द साइकोलॉजिकल एंड टैंजिबल हार्म सफर्ड बाय द, आपको याद ऊपर के पॉइंट तक करना है, रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म वाली लाइन तक। ठीक है, द साइकोलॉजिकल एंड टैंजिबल हार्म सफर्ड बाय द विक्टिम, हर वो इंसान जिसके साथ ये स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है, चाहे जात के आधार पे, चाहे क्लास के आधार पे, चाहे वो आदमी औरत के हिसाब से, चाहे कॉलोनियलिज्म के हिसाब से, चाहे रेसिज्म के हिसाब से, उसके दिमाग में बहुत छाप रह जाती है। ठीक है, और ये छाप, ये जो दुख है, ये कई जनरेशन तक चलता है। Sometimes they may give rise to fresh abouts to conflict when provoked by some incident or even remark. कई बार ये लोग इतना भर जाते हैं जिनके साथ गलत हो रहा होता है कि वो छोटी सी बात पे भी दंगे करने को, लड़ाई करने को, मारने को भागते हैं। ठीक, आज भी हम देखते हैं कि साउथ एशिया में बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं इस तरीके की घाव को लेके चल रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय आर्टिकुलेटिंग एंड रिमूविंग द लेटेंट ग्रीवेंसेस एंड कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलॉग। हमें बातचीत करनी चाहिए, हर वो इंसान जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए ताकि वो अपने मन की निकाल सके और शांत हो सके, उसके मन में शांति आ सके। Hence, the ongoing attempt to resolve the problem between India and Pakistan also include promoting peace. इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है कि इनकी आपस में बातचीत करा रहे हैं ताकि इनके जितने भी इश्यूज हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के सॉल्व हो जाएं और ये दोनों कंट्रीज मिलकर शांति से काम कर सके। इतना समझ में आया? ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। अगला जो टॉपिक है एलिमिनेटिंग वायलेंस, ये इकट्ठे पूछ लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड हाउ कैन वी एलिमिनेट वायलेंस। ठीक है, तो ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि क्या क्या फॉर्म है, 5 मार्क्स का वो आ जाएगा और 1 नंबर में पूछ लेंगे वायलेंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो ये इकट्ठे एक साथ पढ़ा जाता है, एक साथ पूछा भी जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को rightly observes, यूनेस्को का मानना है, since war begin in the mind of men, it is the mind of men that defense of peace must be constructed. क्योंकि सबसे पहले जब आप वॉर करने का सोचते हो तो आपका दिमाग में ये थॉट आता है कि मुझे झगड़ा करना है, तो सबसे पहले शांति लाने की कहाँ जरूरत है? दिमाग में। so it is your mind that makes you go on war with someone. तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। हमें कंपैशनेट होना चाहिए, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें अपने दिमाग को ही शांत करना चाहिए। मॉडर्न हीलिंग टेक्निक ले सकते हो आप, थेरेपीज ले सकते हो, साइको एनालिसिस कर सकते हो ताकि आपके दिमाग में शांति रहे, आपके दिमाग में ना आए कि मुझे किसी से झगड़ा करना है। ठीक है, बुद्धिज्म करो या अपने अपने स्पिरिचुअल जो पूजा करनी है करो। However, we have noted that violence not originate merely within the individual psyche, it is also rooted in social structure. ये सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, दिमाग के अलावा हमारा जो समाज है वो भी हमारे अंदर भरता रहता है कि इसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये चीज को भी ठीक करने की जरूरत है और ये समझाने की जरूरत है हमारी सोसाइटी को कि हर कोई इक्वल है, इसके साथ ऐसा ट्रीट करो और उसके साथ ऐसा ट्रीट करो, काम वाली के साथ ऐसा ट्रीट करना है, एक लड़के के साथ ऐसा ट्रीट करना और एक लड़की के साथ ऐसा ट्रीट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीजों को भी हमें हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा अपनी सोसाइटी से। द एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस नेसेसिटेट्स द क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा, ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जो सबकी इक्वालिटी में बिलीव करे। पीस अंडरस्टूड एज द हार्मोनियस एग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस ऑफ कंटेंटेड पीपल वुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ सच सोसाइटी। तो हमें शांति प्रमोट करनी चाहिए। इट कैन नेवर बी अचीव्ड वंस फॉर ऑल, एक बारी में जो है शांति नहीं मिल सकती, और एक बार शांति होगी इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी शांति रहेगी। तो आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे शांति को प्रमोट करने के लिए। पीस इज नॉट एन एंड स्टेट बट अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्टिव परसूट ऑफ द मॉरल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। आपको वक्त के साथ साथ लगातार लोगों के दिमाग में बिठाना होगा कि शांति जरूरी है ताकि ह्यूमन वेलफेयर हो सके इन द ब्रॉडेड सेंस ऑफ टर्म। किस किस को समझ में आ गया?